बॉलीवुड में खूबसूरती की कई मिसालें हैं, लेकिन रेखा जैसी पहेली कोई नहीं। वो पहेली जिसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन है और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। आज हम उसी रेखा की बात करेंगे जिसने 13 साल की उम्र में अपनी मासूमियत खो दी, 25 की उम्र में अपना प्यार खोया और 35 की उम्र में अपनी इज्जत। सोचिए, जिस औरत को आज हम लेजेंड कहते हैं, उसे कभी उसके अपने पति के घर वालों ने चप्पलों से पीटा था। जिस रेखा को हम फैशन आइकॉन कहते हैं, उसे कभी डायन और मैन ईटर कहा गया था। और वो फरजाना जो रेखा की परछाई है, या फिर उनका काला सच। आज हम बॉलीवुड की उस किताब को खोलेंगे जिसके पन्ने आंसुओं से चिपके हुए हैं। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रेखा की आंखों में गौर से देखेंगे तो आपको एक खालीपन नजर आएगा। यह खालीपन किसी प्रेमी के जाने का नहीं, बल्कि एक पिता के न होने का है। कहानी शुरू होती है 1954 के मद्रास से। एक बच्ची का जन्म हुआ, भानु रेखा गणेशन। लेकिन उसे विरासत में पिता की दौलत या नाम नहीं मिला। उसे मिली विरासत में रिजेक्शन और अकेलापन। उसके पिता जेमिनी गणेशन तमिल सिनेमा के भगवान माने जाते थे। उन्हें रोमांस का राजा कहा जाता था। स्क्रीन पर वे दुनिया भर का प्यार लुटाते थे, लेकिन अपनी ही बेटी के लिए वे एक पत्थर की मूरत थे। जेमिनी गणेशन ने रेखा की मां पुष्पावली से कभी शादी नहीं की थी। समाज की नजरों में यह रिश्ता गलत था और इसका खामियाजा उस नन्ही सी जान को भुगतना पड़ा। कल्पना कीजिए उस नन्ही बच्ची की जो स्कूल से भागकर घर आती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आज पिताजी आए हैं। वह घंटों खिड़की पर बैठी रहती, गाड़ियों की आवाज सुनती, लेकिन उसे मिलता था सिर्फ इंतजार। कभी कभार जेमिनी गणेशन आते भी थे तो रात के अंधेरे में चोरों की तरह, और अपनी बेटी को गले लगाने के बजाय उससे अजनबियों जैसा बर्ताव करते। दुनिया और स्कूल के बच्चे उसे नाजायज कहते थे। यह शब्द किसी गाली से कम नहीं था। एक छोटे बच्चे के लिए यह समझना मुश्किल था कि उसका दोष क्या है। क्यों उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने नहीं आते? क्यों स्कूल के फॉर्म में पिता के हस्ताक्षर की जगह खाली रहती है? यही वो टीस थी जिसने रेखा को बागी बना दिया। वो पूरी जिंदगी हर उस मर्द में अपना पिता ढूंढती रही जो उनसे प्यार से बात करता था, चाहे वो उम्र में उनसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उनका हर रिश्ता दरअसल उस बचपन के खालीपन को भरने की एक नाकाम कोशिश थी। लेकिन दुख सिर्फ पिता का नहीं था, घर के हालात भी किसी नरक से कम नहीं थे। रेखा की मां पुष्पावली एक जमाने में बड़ी स्टार थीं, लेकिन अब उनके पास काम नहीं था और उन्हें एक भयानक लत लग चुकी थी, जुए की। घर का सारा पैसा जुए और सट्टे में उड़ रहा था। नौबत यहां तक आ गई थी कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे। गरीबी इंसान से क्या नहीं करवाती। 13 साल की उम्र, जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, स्कूल का होमवर्क करती हैं, रेखा को स्कूल से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। मां ने साफ कह दिया, अगर जिंदा रहना है तो काम करना होगा। रेखा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि उन्हें पढ़ना है, उन्हें फिल्मों की दुनिया में नहीं जाना। लेकिन कर्जदारों का दबाव इतना था कि एक 13 साल की बच्ची को मेकअप की परतों के नीचे दबा दिया गया। उन्हें जबरदस्ती मद्रास से मुंबई भेज दिया गया। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहते हैं, रेखा के लिए कसाई खाना बन गया। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, उन्हें तौर तरीके नहीं पता थे, उन्हें छोटे और तंग कपड़े पहनना पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरन उन्हें वो सब करना पड़ा जो प्रोड्यूसर्स चाहते थे। वह बच्ची जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई थी, उसे 12 से 12 घंटे स्टूडियो की तेज लाइट्स के नीचे खड़ा रखा जाता था। जब वो थक जाती तो उसे डांट पड़ती, जब वो रोती तो मेकअप खराब होने का ताना मिलता। यह रेखा का बचपन था जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुंबई आने के बाद रेखा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उस दौर का बॉलीवुड आज जैसा नहीं था। तब खूबसूरती का पैमाना सिर्फ एक ही माना जाता था, गोरा रंग और पतला शरीर। रेखा का रंग सांवला था और वे उम्र के हिसाब से थोड़ी गोल मटोल थीं। इसी वजह से सेट पर उन्हें तानों और अपमान का सामना करना पड़ता था। कई लोग उनके पीछे फुसफुसाते थे, कोई उन्हें तिरस्कार भरे नामों से बुलाता था। रेखा ने बाद में एक इंटरव्यू में अपने दर्द को बेहद ईमानदारी से बयां किया। उन्होंने कहा था कि कई हीरो उनके साथ काम करने से बचते थे। उन्हें लगता था कि इस सांवली लड़की के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर अच्छी नहीं लगेगी। रेखा ने यह भी बताया कि सेट पर उन्हें इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह देखा जाता था। जिस कुर्सी पर वे बैठती थीं, उसे लेकर भी लोग अजीब टिप्पणियां करते थे। कई बार प्रोड्यूसर्स की निगाहें असहज कर देने वाली होती थीं, जैसे वे किसी कलाकार को नहीं बल्कि किसी वस्तु को देख रहे हों। घर चलाने और किराया देने के लिए रेखा को मजबूरी में कई ऐसी फिल्में करनी पड़ी जिनसे उन्हें न तो संतोष मिला और न ही सम्मान। लेकिन हालात ऐसे थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर आया साल 1969 और फिल्म अनजाना सफर। यह रेखा के जीवन का सबसे संवेदनशील और दर्दनाक अध्याय माना जाता है। उस समय रेखा की उम्र सिर्फ 15 साल थी और फिल्म के हीरो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। शूटिंग के दौरान एक सीन फिल्माया जा रहा था। रेखा को यह एक सामान्य सीन लग रहा था, जैसा फिल्मों में अक्सर होता है। लेकिन कैमरा रोल होते ही हालात उनके अनुमान से बिल्कुल अलग हो गए। जो कुछ भी हुआ वह न तो स्क्रिप्ट का हिस्सा था और न ही इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया गया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी
कि उस समय सेट पर मौजूद लोग चुप रहे और सीन को रोका नहीं गया। बाद में रेखा ने संकेतों में बताया कि वह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला था। उस उम्र में जब एक बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है, रेखा को अकेले ही उस स्थिति का सामना करना पड़ा। इस घटना ने रेखा को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन यही वो मोड़ था जहां से उनके भीतर एक अलग ही मजबूती जन्म लेने लगी। उन्होंने खुद से वादा किया कि अब वे सिर्फ हालात का शिकार नहीं बनेंगी। आने वाले सालों में रेखा ने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि पूरे बॉलीवुड को यह दिखा दिया कि असली खूबसूरती रंग या शरीर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और हुनर से आती है। 1970 के दशक के मध्य तक रेखा ने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। जिस लड़की को कभी लोग उसके शरीर और रंग के आधार पर आंकते थे, उसी लड़की ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। रेखा ने योग अपनाया, अपनी फिटनेस पर काम किया और अपने शरीर को समझना शुरू किया। जिस रंग को कभी कमजोरी माना जाता था, उसी सांवलेपन को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। रेखा ने मेकअप को छुपाने का नहीं, बल्कि निखारने का जरिया बनाया। उन्होंने लंदन जाकर प्रोफेशनल मेकअप की ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे अपनी खुद की स्टाइलिस्ट बन गई। कैमरे के सामने कैसे दिखना है, रोशनी को कैसे अपने पक्ष में करना है, ये सब उन्होंने खुद सीखा। साथ ही उन्होंने अपनी भाषा पर भी काम किया। हिंदी को संवारा, उर्दू सीखी और बोलने का एक ऐसा ठहराव भरा शालीन अंदाज अपनाया जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। वही सांवली लड़की जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसे लोग देखने के लिए रुक जाते थे। इंडस्ट्री में अब उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक डीवा के तौर पर देखा जाने लगा। इसी बदलाव के दौर में रेखा की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय जुड़ा जिसने उन्हें शोहरत के शिखर पर भी पहुंचाया और निजी तौर पर गहरे सवालों में भी उलझा दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से। साल 1976 की फिल्म दो अनजाने में दोनों ने साथ काम किया। ये वही फिल्म मानी जाती है जहां से दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। कैमरे के सामने उनकी जोड़ी अलग ही असर छोड़ती थी। दर्शकों को उनकी आंखों की भाषा, उनका ठहराव और उनके सीन बेहद प्रभावशाली लगते थे। उस समय अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे और उनकी शादी जया भादुरी से हो चुकी थी। इसलिए दोनों के रिश्ते को लेकर कभी भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन फिल्मी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगीं। यह सब मीडिया की अटकलों, लोगों की व्याख्याओं और सार्वजनिक दिखाई देने वाली नजदीकियों पर आधारित था। रेखा के लिए यह दौर भावनात्मक रूप से बेहद अहम माना जाता है। उन्होंने कई बार यह कहा कि वे अपने जीवन में एक ऐसा सहारा ढूंढती रहीं जो उन्हें सुरक्षा, समझ और मार्गदर्शन दे सके। अमिताभ के साथ काम करते हुए उन्हें एक स्थिरता और अनुशासन का अनुभव हुआ। इसका असर उनके प्रोफेशनल रवैये में भी दिखा। रेखा, जो पहले सेट पर समय को लेकर लापरवाह मानी जाती थीं, अब अपने काम को लेकर बेहद गंभीर हो गईं। समय पर पहुंचना, सीन की तैयारी करना और अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाना, ये सब उनकी पहचान बनता चला गया। 1980 में आर्शी कपूर और नीतू सिंह की शादी के रिसेप्शन का एक किस्सा आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित पलों में गिना जाता है। रेखा उस समारोह में पारंपरिक साड़ी पहने, मांग में सिंदूर और गहनों के साथ नजर आईं। उनकी यह मौजूदगी लोगों के लिए चौंकाने वाली थी और मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। उस शाम कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थीं और हर कोई अलग अलग मतलब निकाल रहा था। किसी ने सवाल उठाए, किसी ने कहानियां गढ़ीं, लेकिन उन अटकलों की सच्चाई कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। यह पल बॉलीवुड के इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसने एक बार फिर दिखाया कि कैसे सितारों की निजी जिंदगी अक्सर लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा बन जाती है। रेखा और अमिताभ बच्चन ने कभी अपने रिश्ते को शब्दों में परिभाषित नहीं किया। समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी केमिस्ट्री और उनसे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। यह अध्याय रेखा की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने उन्हें मजबूत भी बनाया और अकेला भी। रेखा और अमिताभ का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन यह रिश्ता समाज की नजरों में पाप था। यश चोपड़ा ने एक ऐसा रिस्क लिया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने फिल्म सिलसिला 1981 बनाई और कास्टिंग देखिए, अमिताभ, पति, जया, पत्नी और रेखा। वो फिल्म की कहानी हूबहू उनकी असल जिंदगी की कहानी थी। कहा जाता है कि सिलसिला की शूटिंग के दौरान सेट का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहता था। अमिताभ और रेखा के बीच के जो रोमांटिक सीन्स थे, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं लग रहे थे, वो उनकी असल भावनाओं का प्रदर्शन था। लेकिन हर सिलसिले का अंत होना तय होता है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ तब आया जब जया बच्चन ने एक कदम उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स और यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर थे, तब जया बच्चन ने रेखा को फोन किया और अपने घर डिनर पर बुलाया। रेखा डरते डरते वहां पहुंची। उन्हें लगा कि शायद आज झगड़ा होगा, तमाशा होगा, उन्हें बेइज्जत किया जाएगा। लेकिन जया ने बहुत गरिमा और प्यार से उनका स्वागत किया, उन्हें खाना खिलाया, अपना घर दिखाया, इधर उधर की बातें की। पूरी शाम बहुत सामान्य गुजरी। रेखा को लगा कि शायद जया ने हार मान ली है या वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी,
लेकिन जब रेखा वापस जाने लगी तो जया ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और सिर्फ एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने रेखा की दुनिया हिला दी। जया ने बेहद शांत आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। यह एक लाइन नहीं थी, यह रेखा के लिए फुल स्टॉप था। रेखा समझ गई कि जया एक चट्टान की तरह अपने परिवार के साथ खड़ी है। वो समझ गई कि अमिताभ सिर्फ पर्दे पर उनके हैं, असल जिंदगी में वो किसी और की अमानत है। वो जान गई कि अमिताभ कभी भी अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर उनके पास नहीं आएंगे। वो रात रेखा की जिंदगी की सबसे लंबी और काली रात थी। उसके बाद अमिताभ और रेखा ने एक दूसरे से दूरी बना ली। न कोई फिल्म, न कोई मुलाकात, एक खामोशी जो आज तक कायम है। अमिताभ से अलग होने के बाद रेखा पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। उस दौर में उनका नाम जुड़ा एक्टर विनोद मेहरा से। विनोद मेहरा रेखा को बहुत चाहते थे। खबरों की माने तो दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। रेखा को लगा कि शायद अब उन्हें एक घर मिल जाएगा, एक इज्जतदार जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जब विनोद अपनी नई नवेली दुल्हन रेखा को लेकर मुंबई अपने घर पहुंचे तो वहां जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। विनोद मेहरा की मां, रेखा की सास, रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे रेखा के पुराने इतिहास और नाजायज होने के ठप्पे से नफरत करती थीं। जैसे ही रेखा ने सास के पैर छूने के लिए कदम आगे बढ़ाया, उनकी सास ने गुस्से में उन्हें धक्का दे दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी चप्पल निकाल ली और रेखा को मारने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने रेखा को गंदी गालियां दी और चिल्लाकर कहा कि यह लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। रेखा दरवाजे पर खड़ी रोती रही। विनोद मेहरा अपनी मां को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी मां का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विनोद मेहरा अपनी मां के सामने कमजोर पड़ गए। वे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पाए। रेखा का स्वाभिमान एक बार फिर चकनाचूर हो गया। जिस प्यार, घर और सम्मान की तलाश में वो वहां गई थीं, बदले में उन्हें सिर्फ अपमान, गालियां और धक्के मिले। उन्होंने उसी वक्त उस रिश्ते को खत्म कर दिया और वहां से चली गईं। अकेलेपन से भागने के लिए रेखा ने एक बार फिर घर बसाने की कोशिश की। 1990 में उनकी मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। मुकेश अग्रवाल रेखा के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने रेखा को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें बरसों से कमी थी, बेपनाह ध्यान, महंगे तोहफे और शादी का पक्का वादा। रेखा जल्दबाजी में थी। उन्होंने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की और शादी कर ली। लेकिन किस्मत देखिए, जिस सुख को वो ढूंढ रही थी वो मृग तृष्णा निकला। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद रेखा को पता चला कि मुकेश अग्रवाल गंभीर डिप्रेशन के शिकार हैं। वे मानसिक रूप से बीमार थे और बहुत भारी दवाइयां लेते थे। मुकेश अक्सर अजीब व्यवहार करते थे, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत गुस्सा। वे रेखा की कामयाबी से जलने लगे थे। रेखा इस रिश्ते में घुटने लगी। उन्हें लगा कि वो एक जाल में फंस गई हैं। उन्होंने मुकेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। और फिर आई वो तारीख, 2 अक्टूबर 1990। मुकेश अग्रवाल ने अपने फार्म हाउस में रेखा के ही दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। सोचिए, जिस दुपट्टे को ओढ़कर रेखा ने सुहागन होने के सपने देखे थे, वही दुपट्टा उनके पति का कफन बन गया। मुकेश ने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन दुनिया को सच नहीं चाहिए था, दुनिया को एक विलेन चाहिए था। मुकेश की मौत के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। पूरा देश एक विधवा के पीछे पड़ गया। मीडिया ने रेखा का एक क्रूर ट्रायल शुरू कर दिया। अखबारों की हेडलाइंस थीं, द ब्लैक विडो और द विच हंटर। मुकेश की मां ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा, वो डायन मेरे बेटे को खा गई। लोगों ने सड़कों पर रेखा के पोस्टर फाड़े। उनकी फिल्मों के बाहर प्रदर्शन हुए। उनकी आने वाली फिल्म शेषनाग के पोस्टर्स पर कालिख पोत दी गई। बॉलीवुड, जिसे रेखा अपना परिवार मानती थीं, उसने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर ने कहा, रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के माथे पर कलंक लगा दिया है। अनुपम खेर ने कहा, वो अब नेशनल वैम्प बन चुकी हैं। यह एक विच हंट था। अगर रेखा कमजोर होती तो शायद वो भी सुसाइड कर लेती, लेकिन उन्होंने मौन को अपना हथियार बनाया। उन्होंने दुनिया को जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस सहा और जीती रही। उन्होंने साबित कर दिया कि वो टूटने के लिए नहीं बनी है। आज रेखा 70 साल की है। वो बांद्रा के अपने आलीशान बंगले में रहती है, जो किसी किले से कम नहीं है। लेकिन वो अकेली नहीं है, उनके साथ एक साया चलता है, फरजाना। सफेद पठानी सूट, छोटे बाल और गंभीर चेहरा। फरजाना पिछले 30 सालों से रेखा के साथ है। शुरुआत में फरजाना रेखा की हेयर ड्रेसर थी, लेकिन आज वो रेखा की जिंदगी की गेटकीपर है। लोग कहते हैं कि रेखा के बेडरूम का रास्ता सिर्फ फरजाना जानती है। घर के नौकरों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्या यह दोस्ती है? क्या यह वफादारी है? या फिर कुछ और? यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक रेखा के पति मुकेश अग्रवाल को फरजाना का दखल पसंद नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि फरजाना ने रेखा को दुनिया से काट दिया है, लेकिन रेखा का कहना है कि फरजाना उनकी सोल सिस्टर है। सच जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, जब पूरी दुनिया ने रेखा को छोड़ दिया था, जब उन्हें डायन कहा जा रहा था, तब फरजाना ही थी जो ढाल बनकर उनके साथ खड़ी रही। शायद इसीलिए रेखा आज तक उनका साथ नहीं छोड़ पाई। वो सिंदूर जो रेखा आज भी लगाती है, क्या पता वो किसी मर्द के लिए नहीं, बल्कि उस वफादारी के लिए हो जो उन्हें फरजाना से मिली।
या फिर वो सिंदूर उस रेखा के लिए है जिसे उसने खुद बनाया है। रेखा की कहानी सिर्फ दुख की नहीं बल्कि वापसी की भी है। पति की मौत और बदनामी के बाद सबने सोचा था कि रेखा का करियर खत्म हो गया, लेकिन 1988 में उन्होंने फिल्म खून भरी मांग से वापसी की। ये फिल्म उनकी असल जिंदगी का आईना थी। फिल्म में एक औरत को उसका पति धोखा देता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत मौत के मुंह से वापस आती है, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खतरनाक बनकर। इस फिल्म में रेखा ने अपनी रूह डाल दी। जब रेखा पर्दे पर किसी किरदार के जरिए बदला लेती दिखाई देती थीं, तो दर्शकों को लगता था कि वह सिर्फ अभिनय नहीं कर रही बल्कि अपनी जिंदगी के संघर्षों को आवाज दे रही हैं। उनके निभाए कई किरदारों में एक गहरी पीड़ा, एक दबा हुआ गुस्सा और आत्मसम्मान की तलाश साफ झलकती थी। यही वजह थी कि दर्शक उनसे सिर्फ जुड़ते नहीं थे बल्कि खुद को उनमें देखने लगते थे। इससे पहले फिल्म उमराव जान में रेखा ने एक तवायफ का किरदार निभाया था। उस फिल्म का मशहूर शेर, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह गया बल्कि जैसे उनकी पूरी जिंदगी का प्रतिबिंब बन गया। वह किरदार, उसकी तन्हाई, उसकी खामोशी और उसकी गरिमा, सब कुछ रेखा की निजी यात्रा से जुड़ता हुआ महसूस हुआ। रेखा ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि किसी कलाकार को बदनाम किया जा सकता है, उसे कमजोर समझा जा सकता है, लेकिन उसकी प्रतिभा और उसकी चमक को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने बार बार दिखाया कि दर्द अगर सही दिशा में ढल जाए तो वह कला बन सकता है। रेखा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शोहरत की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। कैमरों के सामने मुस्कुराता चेहरा कई बार अनगिनत आंसुओं को छुपाए होता है। इस सच को शायद रेखा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनकी जिंदगी में कई अधूरे सवाल रहे, पिता का साया, सच्चा अपनापन, स्थायी भावनात्मक सुरक्षा। उन्हें जो मिला वह था नाम, पहचान और अपार प्रसिद्धि, लेकिन इसके साथ आई एक गहरी तन्हाई भी। आज भी रेखा को देखकर कई लोग यही कहते हैं कि वह एक ऐसे सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हैं जो सबके सामने मुस्कुराता है, सबका स्वागत करता है, लेकिन भीतर से कहीं उड़ने की आजादी को याद करता है। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह दिखती है, लेकिन उस किताब के कई पन्ने आज भी अधूरे हैं, अनकहे हैं। शायद वही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आपको रेखा का कौन सा रूप सबसे ज्यादा छू गया? वो मासूम बच्ची जिसे पिता ने अपनाया नहीं, वो ठुकराई हुई प्रेमिका जिसे प्यार नहीं मिला, या वो रहस्यमयी डीवा जो अपनी शर्तों पर जी रही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इस सच्चाई को फैलाने के लिए शेयर करें। ऐसे ही अनसुने किस्सों और बॉलीवुड के काले पन्नों को पलटने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सच के साथ। जय हिंद।